हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को पढ़ेंगे। एडवांस मैथ्स की एक क्लास रहेगी। आज हम देखेंगे कि एसएससी में आने वाले 5 चीज़ें, एक तो स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। इन सारे के सारे 5 कंसेप्ट्स को हमने इस तरीके से समझना है कि किसी भी तरह का आपको ना तो कन्फ्यूज़न रहे और ना ही आपको किसी भी प्रकार का ये डाउट हो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। ये सारी की सारी थ्योरी आज की क्लास में कर देंगे। कल से 1-2 क्लासेस में फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ हम इसमें छोड़ने वाले हैं नहीं। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन और किसी भी टाइप का जो आने वाला है या जो आया है वो हमसे छूटेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं अपनी एक बार स्क्रीन को छोटी कर लेता हूं ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे से नजर आ पाए। ठीक है, इतनी ठीक है जी। देखिए, क्वाड्रिलेटरल जैसा आपको ऊपर दिख ही रहा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे भाई। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है जी 4 यानी 4, और लेटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड। जिस फिगर में 4 साइडें हों उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर उस फिगर पे चलेगा जिसकी 4 साइडें होती हैं। मान के चलो हमने ये वाला फिगर बना दिया, तो इस फिगर की कितनी साइडें जी? 4 साइडें हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल को इससे हम डिनोट कर देंगे, क्वाड लिख देंगे, तो आप समझ जाना कि क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब। अब इसमें क्या होता है, मेन चीज हम एक बार देख लेते हैं इस वाले फिगर की, और फिर अलग अलग जो जो फिगर बनाएंगे वो सारे पढ़ेंगे। देखिए, मान के चलिए आपकी साइड्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, ओके। सबसे मेन फॉर्मूला कौन सा है इसका? सबसे मेन बात ये है भाई साहब, अगर मैं बोलूं इसका एक डायगोनल है D1 और इसका एक डायगोनल है D2। ठीक है, ये डायगोनल D1 हो गया, ये डायगोनल D2 का। तो याद रखना है कि दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, कि सारी साइडों के स्क्वायर का सम कर दो आप, कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल में ये आपका लगने वाला है। क्या बोला है कि दोनों के दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही बात होगी जब पैरेललोग्राम और रोम्बस हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम में 2 साइड सेम होती हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और रोम्बस में सारी की सारी साइडें सेम होती हैं, इसलिए 4a स्क्वायर। ये चीजें फिलहाल हम बताएंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। हो गया, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि आपका कोई भी फिगर होगा ना, अगर आपकी ऐसी वाली लाइन बनती है फिगर में, देखो मैं बताता हूं, मान के चलो हम ये बोलते हैं आपको कि हमने फिगर जो है ये बनाया। ठीक है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है जी। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ध्यान रखना है सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल का तो सारों का सम क्या होता है? 180। इसका याद रखना है जी 360। इसके बारे में फिलहाल बात करेंगे आगे चल के कि किसी भी टाइप का आपको फिगर दे दे तो उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हो गया 360 डिग्री, मतलब सारों का सम 360 होता है। अब आप ये समझिए कि अगर ये वाला फिगर ऐसे बना तो ये हमारा 90 डिग्री है। ये तो ध्यान रखना, कोई भी फिगर ऐसा बने तो उसका ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा तो ये एक एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बनेंगे। ओके जी, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मान के चलो हमें ये चीज देखनी है, मैं आपको ये बोलूं कि इसको एक बार हटा दीजिए। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी ये जो डायगोनल्स है ना, ये हमने एक दूसरे से मिला दिए। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि डायगोनल्स कोई भी फिगर हो, किसी भी टाइप का फिगर हो, हमेशा डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे जो भी फिगर आपका सिमेट्रिक होगा। देखिए, अब तो ये फिगर सिमेट्रिक है नहीं तो इसमें डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। अब इसमें दिख रहा है नीचे छोटा ऊपर बड़ा है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाले एंगल्स, ये समझने कि कौन सा 90 होगा और कौन से में 90 पे कट नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे भाई चारों का सम, देखो ये गोला जो होता है ना पूरा का पूरा, ये 360 डिग्री का होता है, ये तो हमें पता ही, क्योंकि भाई ये वाला एंगल 180, ये वाला एंगल 180 का, तो पूरा घूम के 360 होता है। ठीक है जी। हम ये बोलेंगे जनाब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इसके सामने इन ये चारों के चारों अगर साइडें सेम खुली हुई हैं, मतलब सेम साइड्स आपकी अगर खुली हुई हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी सेम खुले। देखो हम बोलते हैं कि हम ऐसे एंगल खोल रहे हैं, हम जिस तरीके से एंगल खोल लेंगे, जितना एंगल खोल लेंगे सामने की साइड उतनी तो ज्यादा खुलेगी, उतनी खुलेगी। ठीक है जी। अगर सामने की सारी साइड्स सेम हैं, सारी साइड सेम है, तो मैं बोलूंगा 360/4 यानी सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। लेकिन अगर सारी साइड्स अलग अलग हुई या सेम नहीं हुई, तो वो एंगल कभी भी हमारे 90 डिग्री के नहीं करेंगे। तो ऐसे ही इसलिए बोलते हैं या तो डायगोनल हमारे कट कर रहे हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हैं, या फिर डायगोनल्स हमारे 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर नहीं है। वो क्या देखा जाएगा, ये परपेंडिकुलर जब होंगे जब साइड्स सेम होंगी और ऑल साइड्स सेम होंगी, और यही नॉट इक्वल जब होगा जब ऑल साइड्स नॉट सेम है, ऑल साइड्स नॉट सेम। ये चीज आपको नोट करनी है, हो जाएगी। चलिए, ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई करनी है। अब एक फिगर देखा हमने, जैसे मान के चलिए आप फिगर यही वाला ऐसे ही करके ले लीजिए। ठीक है, हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसमें हमने एक डायगोनल की एक लेंथ बना दी, ये आपका डायगोनल है। चलिए ये मत लीजिए, थोड़ा सा तो ठीक ठीक लगना चाहिए ताकि सिस्टम सही सही रहे, है ना। हम ये बोल रहे हैं भाई साहब ये आपका डायगोनल है। हाँ अब बनी बात। अब इस डायगोनल पे देख, एक बात बताओ मेरे को कि कोई भी ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल का आप एरिया कहते हो अगर आपके पास बेस है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट है, तो हम बोलेंगे जी एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सिर्फ क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें भी ऐसे ही सेम करेंगे। इसमें हमने बोला कि इस पॉइंट से हमने जोड़ा तो परपेंडिकुलर मान के चलो यहां पड़ रहा है, और इसकी हाइट जो है वो आपकी h1 है। फिर हमने बोला कि इस वाले जो पॉइंट वर्टिसेस है, वर्टेक्स जो है, इससे हमारी हाइट यहां पड़ रही है और इसकी हाइट है जी h2। क्लियर है? बिल्कुल। और ये जो लेंथ है आपकी ये AC है, ये हम B ले लेते हैं और ये हम D ले लेते हैं। ये चीज तो आपको देख ध्यान रखनी है, कोई भी आपको फिगर देगा ना, बोलेगा ABCD, तो आपने ना एक साइक्लिक उसमें चलना है, चाहे साइक्लिक चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हम बोलेंगे ABCD ऐसे लेंगे, ये नहीं A B यहां ले लिया तो फिर C यहां लेंगे, नहीं C यहां लेंगे और फिर D यहां लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए हम कहेंगे भाई साहब इसका एरिया बताओ, तो एरिया अगर ऊपर वाली ट्रायंगल का लोगे तो आपने बेस माना AC को और हाइट होगी आपकी h1। तो हम एरिया अगर पूरे के पूरे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप बोलोगे हाफ बेस आपका AC है, हाइट आपकी h1 है। ये हो गया ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया। नीचे वाली ट्रायंगल का हम बोलेंगे भाई बेस तो आपका AC हो गया, हाइट आपकी h2 होगी परपेंडिकुलर, यानी हाफ AC इंटू h2। अब आप एक बात बताओ, क्या हाफ AC में कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, और ये आपका हो जाएगा h1 प्लस h2। ये आपको एरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आपको लगाना है। ठीक है, चलिए क्या बोला हमने? बोला कि आप इसका एरिया करेंगे तो आप बोलना हाफ AC इंटू h1 लिखेंगे तो ऊपर वाला एरिया प्लस में h2 कर देंगे तो नीचे वाला भी कर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना हाफ AC h1 प्लस h2, ये आपका एरिया ऑफ पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। ठीक है, जैसे दे दी भाई AC की वैल्यू 10 है, h1 5 है, ये 7 है, तो उसमें हम कर लेंगे हाफ 10 इंटू 5 प्लस 7, है ना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये बोलते हो भाई साहब ये आपका क्वाड्रिलेटरल की लगभग जो चीजें थी वो पूरी होगी। अब हम आते हैं अपने मेन चीजों पे, और मेन चीजें क्या कहती हैं? पहली चीज आती है भाई स्क्वायर और रोम्बस की ही बता देता हूं मैं आपको कि स्क्वायर वर्सेस रोम्बस, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत बार आप कंफ्यूज रहते हो, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है लेकिन रोम्बस का नहीं पता।
तो स्क्वायर वर्सेस रोम्बस का खेल चलेगा। हम ये बोलेंगे भाई साहब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस सेम होते हैं, बस छोटी सी बात ये है कि इसकी भी चारों साइड सेम है और उसकी भी चारों साइड सेम। अब आप क्या करेंगे, इसके बेस को यहीं पर रखते हुए इसको यहां से यहां धकेल देंगे। जैसे ही हमने इस वाली साइड को ऐसे करके धकेल दिया तो ये ऐसे बन जाएगी, है ना। हमने क्या किया, ये वाला बेस तो सेम रखा, ये वाली साइड को यहां से पुश कर दिया, धकेल दिया, तो ये वाला फिगर ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। इनमें इक्विवेलेंट बातें क्या क्या है, कॉमन बातें, आप बोलोगे भाई सारी साइड्स सेम होती हैं। अगर ये साइड सेम है तो ये वाली भी साइड्स सेम है। ऐसे ही इसमें होता है, रोम्बस में भी सारी की सारी आपकी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एक ए है तो दूसरी भी आपकी ए होगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो रोम्बस और स्क्वायर में बस यही डिफरेंस है कि स्क्वायर आपका बिल्कुल खड़ा होता है और रोम्बस आपका धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, बेस को सेम रखते हुए, सारी साइडें सेम। ठीक है, तो अभी पहले एक बार स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर रोम्बस की देख लेते हैं। ठीक है, वो फिर ठीक रहेगा आपका। एक बार देखिए स्क्वायर, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि स्क्वायर वो फिगर है जिसकी सारी की सारी साइड्स सेम है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी कि ये सारी की सारी साइड्स आपकी सेम आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जी, क्योंकि दिख रहा है अगर फिगर आपका बिल्कुल ऐसे खड़ा फिगर होगा ना तो आपका 90 डिग्री बनेंगे। तो ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारी की सारी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर आप, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देख चलो लिखना क्या है वो तो आपको दिख ही गया कि सारी की सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है सर आपके जो ये डायगोनल होंगे ना, चूंकि फिगर अपना सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो इस साइड है वही इस साइड है, तो हम ये बोलेंगे भाई साहब चूंकि फिगर सिमेट्रिक है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। भाई जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल, उसको ये वाला डायगोनल हमेशा बिल्कुल बीच में से काटेगा। बीच में से काटने का मतलब दोनों को सेम उस पे काटा। दूसरा, चूंकि पूरा पूरा फिगर सिमेट्रिक है तो आपको याद रखना है कि डायगोनल भी आपके इक्वल होंगे। दोनों के दोनों डायगोनल D1 हो या D2 हो, इनको मैं क्या कह दूंगा भाई, D के बराबर हैं कि दोनों के दोनों डायगोनल्स सेम हैं। अब दोनों डायगोनल सेम और दोनों इक्वल बीच में से कटे तो इसका मतलब कि सारे के सारे डायगोनल्स की जो लेंथ है ना ये भी इक्वल है और ये आधे आधे में बट जाएंगे। क्लियर, तो हमने देखा कि D1 D2 वो D के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। हम कहेंगे जी ए स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर। अगर आप ए यानी साइड है, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि भाई अगर ए है, ये ए है तो ये √2a होगी, यानी जो डायगोनल होता है ना इसकी वैल्यू जो होती है वो √2a होती है। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2a, क्योंकि ये ए है ये ए है तो हम ये कैसे निकालेंगे, √a² प्लस a², ये आ जाएगा √2a। ओके, क्लियर होगी ये बात। अब एक बात बताओ, a की वैल्यू d/√2 है और यहां पे पुट करेंगे तो क्या d²/2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपको मैं बस ये कहना चाहता था, ये आपको हिस्सा डायरेक्ट याद रखना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारा क्या होता है, a², या फिर डायगोनल की वैल्यू दे दी तो आप ऐसे ना करें कि डायगोनल को पहले साइड में निकाले फिर उसका स्क्वायर कर दे, नहीं, हम कहेंगे सीधा डायगोनल का स्क्वायर करो और बाय 2 कर दो, ये आपका स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और, हम कहेंगे भाई ये जो है ना कट कर रहा है ये किस एंगल पे कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पहले तो ये ही देख लेते हैं कि देखो अगर ये बीच में से जा रहा है, सारा सारा फिगर सिमेट्रिक है, तो अगर ये 90 है तो क्या ये एंगल्स आपके 45 के होंगे, बिल्कुल। तो ये याद रखना है, डायगोनल हमेशा ये जो साइड है ना इनके बिल्कुल बीच में से जाता है 45 और 45। ये मैं आपको बताऊंगा चारों के चारों में अलग अलग होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये चीजें पेपर में एग्जाम में पूछी गई हैं। ये लगती छोटी छोटी चीजें हैं, आपको स्क्वायर में लग रहा है बिल्कुल आसान है, लेकिन यहां से आप रिलेट कर पाओगे अगले फिगर्स में भी। हमने क्या कहा, तो ये सारे के सारे जो एंगल्स होंगे ना ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, 90 बढ़ जाएगा 45 और 45 में। क्लियर है।
ओके, तो पहले हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने बताया कि डायगोनल सारे इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो एक प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये आप लिख लीजिए, बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपकी एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर हमने देखा एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब सबसे मेन बात यहां आती है, भाई ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं ये पूरा का पूरा एंगल जो है आपका, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 360 डिग्री है, अगर इसके सामने सारी की सारी साइड्स सेम है तो एंगल आपके बराबर खुले हुए हैं, सारे एंगल इतने इतने खुले हुए हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के होंगे, यानी ये वाले एंगल जो हैं ये एंगल ना हो करके ये 90 डिग्री के हैं। तो याद रखने, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, और बाइसेक्ट किस पे करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे। क्या बोला हमने, ये एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पे। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 90 डिग्री पे करते हैं या नहीं करते, बहुत सारे फिगर्स आगे आएंगे जिनमें बाइसेक्ट 90 डिग्री पे नहीं करेंगे, लेकिन फिगर आपको लगेगा कि सिमेट्रिक है। ये आपकी सारी की सारी बात स्क्वायर की हो गई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एग्जाम में पूछी तो गई है कि अगर आप इनके सारे मिड पॉइंट्स, आपको ये बोलेगा भाई ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर के अगर आप सारे के सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हो, स्क्वायर के सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हो, तो जो नया फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना वो भी स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से, स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो नया फिगर बनता है वो भी क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। तो इस वाली स्लाइड में हमने सारी की सारी बातें आपको स्क्वायर से रिलेटेड समझा दी हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और पढ़ते हैं रोम्बस की सारी बातें, कि रोम्बस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज स्क्वायर से और फिगर से अलग है। आप ये बोलोगे भाई हमने ये इसको क्या किया था, इस साइड से पुश किया था, चूंकि स्क्वायर को ही पुश कर रखा है तो सारी की सारी साइडें इसमें भी सेम होंगी। तो हमने ये बोला जनाब इसकी सारी साइड्स भी ए और ए हैं, यानी साइड्स की वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा, क्या आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का, बिल्कुल भी नहीं है 90 डिग्री का, हम बोलेंगे ये एंगल आपका थीटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है बिल्कुल खड़े वाला। अब हमने कहा चूंकि ये एंगल 90 डिग्री और ये इसके बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों की दोनों, तो ये वाला एंगल भी आगे अगर आप पढ़ाओगे तो ये थीटा होगा, और चूंकि ये थीटा है तो क्या आपका ये 180 माइनस थीटा बनेगा या नहीं, बिल्कुल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये एंगल आपका थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, फिर से ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये 180 माइनस थीटा होगा, अंदर का क्या हो जाएगा, थीटा, और चूंकि ये थीटा है तो आगे वाला थीटा, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमने पहली प्रॉपर्टी ये लिखी है, और पहली प्रॉपर्टी आपको ये कह के जाती है कि जो साइड्स हैं, साइड्स वो 90 डिग्री पे कट नहीं करती, साइड्स परपेंडिकुलर नहीं होती, इसका मतलब है साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आमने सामने के जो एंगल होंगे रोम्बस में वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्या अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इस फिगर में हमें ये बात पता लग गई कि अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल भी आपका थीटा होगा, और इस साइड अगर 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर, क्लियर है जी। दूसरी बात के लिए हम दूसरा फिगर बनाते हैं, उससे क्या होगा ना, आपको ये नहीं होगा कि भाई एक ही फिगर में होज पोज हो रखी है, होज पोज का मतलब कंफ्यूजन हो रखी है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे। अब कभी भी आपका फिगर है ना टेढ़ा गिर जाए तो याद समझ रखना कि उसके कभी भी डायगोनल्स बराबर नहीं होते, क्योंकि दिख रहा है आपको ये वाला डायगोनल क्या बड़ा है, एक डायगोनल क्या है छोटा है। यानी अगर मैं इस डायगोनल को D1 मान लूं, इस डायगोनल को D2 मान लूं, तो D1 जो है कभी भी D2 के बराबर नहीं होता। स्क्वायर में तो अपने बराबर थे, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा भाई साहब, क्या ये आमने सामने की जो साइड्स हैं, क्या ये आपके सामने की साइड्स हैं वे बराबर हैं? बिल्कुल सामने की साइड्स बराबर हैं। अगर सामने की साइड बराबर है तो ये सारे के सारे एंगल भी सेम टूटेंगे। सेम का मतलब D1 परपेंडिकुलर होगा किस पे, D2 पे, ठीक है। स्क्वायर में भी बराबर थी तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर थे, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये बोला कि मैं ना ये कभी भी जो एंगल होगा,
ये वाले एंगल्स जो हैं ये हमेशा ही आपके बाइसेक्ट करेंगे। देखिए ये कोई भी फिगर हो, ये हमेशा क्या करेंगे, अगर आपका सेम सेम जा रहा है तो ये वाले एंगल्स जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट कर भी रहे हैं। माइक बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो रोम्बस हो या स्क्वायर हो, ये वाले एंगल्स जो होंगे, अगर ये थीटा था पूरा तो ये थीटा बाई टू में पड़ जाए। देखिए मैंने बताया था आपको क्रॉस का मतलब क्या है, बाइसेक्टर, यानी ये एंगल आपके बाइसेक्ट करेंगे। होगी चीज, ठीक है। अब कभी आपको से पूछ ले एरिया ऑफ रोम्बस बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया कभी भी ए स्क्वायर नहीं होता, हम बोलेंगे हाफ d1 d2। ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस है, हाफ d1 d2। अगर आपको बोल दे कि भाई लेंथ ऑफ डायगोनल d1 ये है, लेंथ ऑफ डायगोनल d2 ये है, तो आपका एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा, हाफ d1 d2। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी जो है वो ये है कि भाई d1 और d2 में क्या रिलेशन है। भाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, क्या हमने शुरू में क्वाड्रिलेटरल की एक चीज देखी थी कि दोनों के दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या होता है, सारी की सारी साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 4a स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। देखिए दो चार बातें और इतना डिटेल में बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग, ना बिना किसी कंफ्यूजन के, तो आपको ये याद कर लेनी है। तो हम क्या बोलेंगे, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2, और एक d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये सारी की सारी चीजें होगी आपकी रोम्बस की। अब रोम्बस में एक दो चीज पूछ लेता है, जैसे मिड पॉइंट से मिलती हुई या कुछ भी, ठीक है, छोड़िए, कुछ बचा है नहीं, मेरे को नहीं लगता। ये आपका सारा का सारा आपका रोम्बस हो गया। तो हमने यहाँ आपका स्क्वायर देख लिया, यहाँ आपका रोम्बस देख लिया। स्क्वायर और रोम्बस में क्या था, सारी की सारी साइडें सेम थी। चलिए अब कुछ करते हैं अपने पैरेललोग्राम और वर्सेस रेक्टेंगल में। तो इस साइड में अगर रेक्टेंगल लिख दूं तो आप बोलोगे हमें एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, पैरेलल पूरा लिख दो, फिर ओग्राम लिख दो। इसकी स्पेलिंग आसान है लेकिन बहुत से बच्चों को, मेरे को भी लगती थी कहाँ डबल एल लगाएं, तो आपको याद रखना है पैरेलल लिख दो फिर ओग्राम लिख दो। इनका रेक्टेंगल वर्सेस पैरेललोग्राम का अंतर देखते हैं। आप बोलोगे भाई रेक्टेंगल हमेशा ही खड़ा होता है, तो ये खड़े वाला बनाया ना, इसको तो रेक्टेंगल बोलेंगे, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। लेकिन पैरेलल, जैसे अगर एक साइड लेंथ L है तो एक चौड़ाई होगी B, यानी लेंथ है एक ब्रेड्थ है, ये भी आमने सामने की साइड हमेशा बराबर होती है। पैरेललोग्राम में भी सेम यही है, बेस को सेम रखते हुए आप ऊपर से धकेल दो किसको, रेक्टेंगल को। जब आपने स्क्वायर को धकेला था तो बना था रोम्बस, अब रेक्टेंगल को धकेलोगे तो बनेगा पैरेललोग्राम। और इसमें भी प्रॉपर्टीज यही रहेंगी कि भाई आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो एक L होगी और एक B होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ ही मानेंगे। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सारों की, वो हम अलग अलग से अलग अलग स्लाइड पे देखते हैं। देखिए पहला आपका रेक्टेंगल, हमने देखा भाई सब रेक्टेंगल वो होता है जिसकी, जो कि खड़ा फिगर है आपका, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यानी साइड्स बराबर हैं। ये लेंथ L है तो ये भी L है, ये B है तो ये आपकी ब्रेड्थ B है। इनको डिनोट ऐसे कर देते हैं, ये बराबर हो गई और ये वाली दोनों बराबर हो गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां आती है कि क्या ये परपेंडिकुलर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं जी, है ना, बना रहे हैं। तीसरी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि फिगर एक तरीके से है तो सिमेट्रिक ही, सीधा फिगर है तो डायगोनल भी बिल्कुल ऐसे खड़े हैं और दोनों के दोनों डायगोनल्स आपके इक्वल हैं। d1, ओहो स्क्वायर नहीं आएगा, d1 इक्वल्स टू d2, क्या बोला कि d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d होगा, और इस d की वैल्यू क्या होगी, हम कहेंगे जी वैसे ही निकाल दो, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी डायगोनल की वैल्यू होगी। ठीक है जी, एसी ऑन कर दिया है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है मुंबई में। हमने बोला कि भाई डायगोनल तो ये हो गए। दूसरा, क्या हम एक चीज ये कह सकते हैं कि
ये आपके दोनों के दोनों 45 के हैं या नहीं। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगर मैं फिगर कुछ इस तरीके का बनाऊं, मान के चलो रेक्टेंगल आपकी ऐसी है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि दोनों साइड्स बराबर नहीं होती, और दोनों बराबर नहीं होती तो आप ये बोलेंगे आपकी डायगोनल ऐसे बनेगी। अब ऐसे बनेगी तो क्या आपको ये एंगल और ये एंगल सेम लग रहा है? नहीं लग रहा ना। ये बनाने का तरीका बस यही है, यही बता रहा है, क्योंकि इसमें तो आपको दिख रहा है, लग रहा है कि भाई दोनों 90 में से 45 नहीं भाई, ये 45 के नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना, एक एंगल अगर थीटा है तो एक एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। ऐसे ही एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, ऐसे होते हैं। यानी कि दो साइड्स में से जब भी डायगोनल निकलेगा तो वो कभी भी बीच में से नहीं निकलेगा, वो बाइसेक्ट करते हुए नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बाइसेक्ट तो कर ही नहीं रहा। ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है ना। तो ये बताने के लिए आप बना सकते हो ये फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना भी दिया होगा। चलिए मैं भी इसको बनाए रखने देता हूं, एक थीटा हो गया और एक 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, यहाँ ऐसे ही होगा भाई, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों आमने सामने की साइड, चूंकि ये जेड बनाता तो नीचे वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और इस साइड से ये वाला अगर 90 माइनस थीटा तो ये वाला भी आपका 90 माइनस थीटा होगा। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने कभी भी गौर नहीं किया हुआ इन पे, है ना। चलिए एक नेक्स्ट फिगर देखते हैं, अब उसमें नेक्स्ट और बातें देखते हैं इनकी। अगली स्लाइड पे बताऊं क्या? चलिए एक स्लाइड पे ले लीजिए, आप बोलोगे भाई एक ही जगह सारी की सारी बातें हो जाए तो सही रहे। देखिए होच पोच में होने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। आपने बोला कि भाई ये आपके जो डायगोनल है ना, डायगोनल जो कि बिल्कुल भी सही नहीं बना आपका, एक डायगोनल हमारा ये है, हाँ ये यहाँ पे आ रहा है, बीच बीच में है, मान के चलो ये आपका पॉइंट है यहाँ। ठीक है, हमने ये बोला कि भाई ये आमने सामने की चूंकि साइड्स बराबर नहीं है, देखो ये पूरा का पूरा एंगल 180 का है, बिल्कुल 180 का है, तो हम ये बोलेंगे इसके सामने अलग लाइन खुल रही है, इसके सामने अलग। अगर आपका एंगल कोई इतना खुला कोई इतना खुला तो वो बराबर नहीं होंगे। चूंकि ये पूरा 180 है तो 180 में से 90 के नहीं बटेंगे, यानी एक एंगल आपका थीटा होगा और एक आपका एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आमने सामने के तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या देखा था, एक तो डायगोनल दोनों बराबर हैं, दूसरा डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर नहीं है। डायगोनल्स आपके क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, किसमें? रेक्टेंगल में। जब भी आपकी सारी की सारी साइड्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो कभी भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है जी। अब एक छोटी बात और रह गई जो कि आप सभी को मालूम ही है, हम कहेंगे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, जो कि आपको सबसे पहले बताना चाहिए था, चूंकि आपको पता था। मैं लिख देता हूं भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी क्या होती है हमारी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बस ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं रेक्टेंगल की। और अब करते हैं अपना सबसे प्यारा टॉपिक, पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम को हम कैसे डिनोट करेंगे, पहले मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं, पैरेलल लिख दो, फिर ओग्राम लिख दो। आपको देखो पैरेलल लिखना और ग्राम लिखना, इससे मैं डिनोट करूंगा सारे के सारे पैरेललोग्राम को पूरे के पूरे चैप्टर में। आप भी ऐसे डिनोट करना और करते भी होगे, है ना। हम ये चीज देख रहे हैं भाई साहब, पैरेललोग्राम क्या था? जो रेक्टेंगल है ऊपर से उसको पुश कर दिया, और जैसे ही आप उसको पुश करते हो, ओहो सॉरी, नीचे वाली साइड जो है थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी होगी, मैं नहीं चाहता टेढ़ी हो जाए, है ना। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से बना है, तो इसकी आमने सामने की साइड्स होंगी बराबर, यानी ये लेंथ L है तो ये ब्रेड्थ आपकी B है, ये दोनों की दोनों साइडें आपकी इक्वल होंगी B और B। ठीक है जी। अब इसमें हम ये चीज देखेंगे कि आपके क्या ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है, क्योंकि ये एंगल थीटा का है, ऐसे ही आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका थीटा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, रोम्बस की तरह। चूंकि ये 180 माइनस थीटा तो ये भी आप ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे उसको 180 माइनस थीटा, और ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। तो रोम्बस की तरह हमें ये ध्यान रखना है कि आमने सामने के एंगल्स क्या होंगे इसमें, थीटा। ठीक है,
आमने सामने के एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। देखिए ये चीज हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, हम क्या बोलेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स। अब आप बोलोगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के आसपास हैं, बिल्कुल पास पास। देखो ये और ये एंगल एडजेसेंट है, ये और ये एंगल एडजेसेंट है, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 180। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। यही सेम रोम्बस में भी लगेगा, मैं एक बार रोम्बस में भी लिखवा देता हूं, यही बात है। देखिए आपका ये जो रोम्बस था इसमें भी आप लिख सकते हो, देखिए एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या था 180 डिग्री, क्योंकि ये यूज होगा आपका एडजेसेंट एंगल्स का सम। बाइलिंगुअल बना दिया बैच, बैच क्या क्लासेस है हमारी फ्री वाली, ठीक है जी। पहली बात ये होगी, देखिए कितने प्यार से आराम आराम से समझा रहे हैं आपको। दूसरी चीज, दूसरा फिगर बना लेते हैं दूसरी चीज के लिए। क्या आपके जो डायगोनल्स होंगे वो बराबर होंगे? हमने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं होंगे, क्योंकि जब भी फिगर आपका टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा फिगर होने से कभी भी डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों? एक तो छोटा रह जाएगा और एक बड़ा रह जाएगा। तो ये आपका रोम्बस है जिसमें ये एंगल तो बड़ा है, ये डायगोनल, और ये डायगोनल आपका छोटा है। तो इसका मतलब कि D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा, D1 कभी भी इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, बाइसेक्ट सारी फिगर्स में करेंगे। देखो बाइसेक्ट चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल हो, इसमें बाइसेक्ट हमेशा जरूर करवाएंगे। क्यों? चूंकि ये D1 D2 अलग अलग है तो ये अलग अलग बराबर होंगे, है ना। ये जरूर होगा कि ये पूरा का पूरा बीच में से कटेगा। दूसरे हमने ये बात की कि क्या ये वाला एंगल जो है, क्या ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 होगा या नहीं। हम कहेंगे भाई ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री का था, बराबर नहीं है, तो भाई ये एंगल भी बराबर नहीं होंगे, तो ये एंगल थीटा होगा और ये एक एंगल आपका 180 माइनस थीटा होगा। इससे ये पता लग गया कि जो डायगोनल है वो D1 नॉट परपेंडिकुलर टू D2 होगा जी। जो डायगोनल्स हैं वो आपके नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। समझ में आई कि नहीं बात? बिल्कुल आ गई जी। फिर हम ये बोलेंगे भाई पैरेललोग्राम तो है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर में आप एक बात बता सकते हो? हम कहेंगे जी भाई L से शुरू हो जाए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी सारी साइड्स का सम। तो इससे निष्कर्ष पर ये पहुंचे कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है डबल ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इन वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहते हैं, तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाली कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या कर लेता है भाई, एक चीज बराबर है एक नहीं है, दोनों नहीं है, क्या है, तो उसमें चारों फिगर आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। हो गई ये वाली चीज, हमें पता लगी कौन से डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, कौन से पे क्या है, कौन सा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्या हम इसमें एक बात कह सकते हैं, और वो बात ये है भाई साहब, अगर आपने एक डायगोनल बीच में से मारा, अगर आप डायगोनल को बीच में से मारोगे तो आप बोलोगे भाई ये लेंथ L है, ये B है, ये लेंथ L है, ये B है, और ये दोनों में दोनों कॉमन है, यानी जो एरिया ऊपर वाले का होगा ना वही एरिया नीचे वाले का होगा। तो हम कह सकते हैं डायगोनल जो है ना, डायगोनल वो एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्या मैं कह सकता हूं? डायगोनल एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। ये आपको लिख लेनी है, अब देखना कितना अच्छा यूज होगा इसका। बांटता है, आप बोलोगे चंद्र बिंदु, चंद्र और फिर बिंदु, समझ में आए? कई बार चंद्र होता है, बिंदु नहीं होता, कई बार बिंदु होता है। हम ये बता करेंगे भाई साहब, जो एरिया मान के चलो ये आपका है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, मान के चलिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया हो गया दोनों ट्रायंगल का सम, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। फिर दूसरी फिगर अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि अगर क्या मैं ये वाला डायगोनल मार दूं,
आप बोलोगे भाई ये वाला डायगोनल खींचा इसके बीच में से, तो क्या ये डायगोनल भी इनको बराबर हिस्सों में बांट रहा है? बिल्कुल जी, दोनों के दोनों बराबर एरिया होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर मैं ये बोलूं आपको, ये आपकी हाइट है परपेंडिकुलर और ये हाइट h है और ये आपका बेस b है, ये हाइट h है और ये बेस b है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूंगा? ध्यान से समझिएगा कि इसका एरिया आपका हाफ b इंटू एच है, हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का एरिया है कि नहीं? हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का एरिया, और ऊपर और दोनों वाली है ना सेम है, चूंकि दोनों सेम है तो मैं इसका डबल कर देता हूं, तो हाफ से हाफ कट गया, तो आप बोलोगे पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ गया? b इंटू एच। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए ये बात कि रेक्टेंगल का नहीं, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और पैरेललोग्राम का एरिया होता है डायरेक्ट बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। अब इसी फिगर में क्या मैं ये कह सकता हूं आपको, एक सेकंड, एक चीज, चलो इसी में समझते हैं, नहीं अगले में समझ लेते हैं, क्योंकि ना थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने ये बोला भाई इस पे हाइट मान के चलो आपकी h1 है और इसका बेस b1 है, तो क्या हम एरिया पैरेललोग्राम का ये लिख सकते हैं भाई बेस इंटू हाइट b1 इंटू h1? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर यही सेम इसने बोला कि हाइट इधर इस वाली साइड पे h2 है, देखो ये वाली भी परपेंडिकुलर हाइट थी, ये भी परपेंडिकुलर, और इसका बेस यहाँ b2 ये है, तो क्या इसी एरिया को मैं b2 इंटू h2 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि b1 इंटू h1 इक्वल्स टू b2 इंटू h2 होगा। ये भी आपको डायरेक्ट देता है भाई, दो साइड्स दे देगा, दे दी एडजेसेंट साइड्स, एक हाइट दे देगा परपेंडिकुलर, दूसरी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आने वाले हैं और करेंगे हम, ठीक है? तो b1 इंटू h1 इक्वल्स टू b2 इंटू h2 होगा। दूसरी बात आप ये समझ सकते हो कि दोनों की मल्टीप्लाई सेम है, यानी अगर ये बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी और ये छोटी है तो ये बड़ी हो जाएगी, है ना? ठीक है, आप एक बात बताओ, अब ये b1 इंटू h1 b2 इंटू h2 तो समझ में आ गया ये वाला, ठीक है? अब हमें एक चीज समझनी है, वो चीज ये है भाई साहब कि ये आपका कोई भी लाइन है, ये आपने अगर आपके पास नॉन मेडिकल होगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, वरना फिर भी आपको याद रखनी है। देखिए अगर दो साइड्स हैं उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, और ये साइड आपकी ये मान लीजिए x है, x, तो हम ये बोलेंगे जो थीटा के सामने, थीटा के साइड रिजोल्व होगी, इसको बोलने रिजोल्व होना। अगर ये x थीटा के साइड रिजोल्व होगी ना, तो ये आपका हो जाएगा x कोस थीटा, क्या होगा? x कोस थीटा, और जो थीटा से उस साइड वाली है इस की लेंथ आ जाएगी आपकी x साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बेसिक है, आपको है ना 11th में ही पढ़ा दी जाएगी ये बात। हमने क्या बोला कि अगर ये थीटा के साथ ही रिजोल्व होगा तो ये बनेगा x कोस थीटा, और जो x से दूसरी साइड है, थीटा से दूसरी साइड, वो होगी x साइन थीटा। क्लियर? क्लियर। अब इसका यूज क्या है? आप बोलोगे कि बताया क्यों, तो मैं बोला भाई साहब आपको ना सिर्फ एक तो बेस दे दिया, एक तो आपको क्या दे दिया? बेस b की वैल्यू दे दी, दूसरा आपको ये बोला कि ये एंगल ना थीटा है, अब इसका एरिया निकाल लो। आपका दिमाग सक जाएगा, आप तो बोलोगे भाई या तो मेरे पास हाइट हो तो मैं निकाल सकता हूं बेस इंटू हाइट करके, तो आप बोलोगे भाई इस वाली लाइन को क्या मैं इस साइड शिफ्ट कर सकता हूं? हम बोलेंगे बिल्कुल कर दो। अगर ये वाली लेंथ आपको a दे दी, ये वाली साइड आपको a दे दी, ये वाली साइड b दे रखी है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई थीटा के साथ रिजोल्व कर दी तो इसका तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बी दे रखा है, हमें थीटा से दूसरी साइड चाहिए, और आप बोलोगे भाई ये ए साइन थीटा है, होगी कि नहीं? बिल्कुल, यानी ये साइन थीटा तो ये भी ए साइन थीटा है, तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो बेस इंटू हाइट, बेस आपका बी है और हाइट आपकी क्या हो जाएगी? साइन थीटा, बी इंटू ए साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हो ए बी साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं इस बात से कि जब भी आपको कोई भी पैरेललोग्राम दे दे उसमें दो साइड्स दे दे, देखो एक h दे दे एक बेस दे दे, तो आप बोलोगे बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर एक बेस दे दे और दूसरी लेंथ दे दे, तो दो लेंथ के बीच का आपको थीटा दे दे, तो आपको क्या बोलना है? a इंटू बी, और इस एंगल का थीटा कर दो ए बी साइन थीटा, ठीक है? इनके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता ही देता हूं। मान के चलो आपको बोला कि ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एक साइड
5 है, एक साइड आपकी 6 है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, बताओ एरिया। तो आप बोलोगे भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, a इंटू बी साइन थीटा। चूंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ही लिया, आपको साइन थीटा साइन 30 डिग्री सारे आते होंगे, नहीं आते हैं तो भाई एक बार ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो देख लो, उसमें हमने सारा करवाया। ए कितना बे, ये हो गया एक 5 इंटू 6 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, 5 इंटू 6 इंटू हाफ हो जाएगा, 2 से गया 3 पर और 5 3 जा 15, 5 दिए 15 आ जाएगा, बस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। ऐसे आपका यूज होता है। क्लियर होगी या नहीं बात? तो ये आपको ध्यान रखनी ये वाली चीजें जो जो बताई गई हैं, ठीक है, हो जाएंगी, ठीक है। अब एक दो चीज क्या है, देखिए अब आप सारे के सारे चारों के चारों फिगर पढ़ चुके हैं। अब एक मेन बात है थियरी वाली, वो थियरी वाली मेन बात ये कहती है कि बाइसेक्टर्स, अगर आपके बाइसेक्टर्स निकलते हैं, बाइसेक्टर्स अगर आपके मैं बोलूं पैरेललोग्राम के निकलते हैं, बाइसेक्टर्स सारे के सारे पैरेललोग्राम के निकले और जो फिगर बनेगा ना वो आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बोला मैंने, हमने बोला कि आपका ये पैरेललोग्राम है, इससे आपके जो बाइसेक्टर निकले सारे के सारे, ये इस साइड निकला, ये इस साइड निकला, ऐसे ऐसे करके ये निकला और ये निकला, तो ये जो फिगर बनेगा ना आपका, ये जो फिगर बनेगा ये आपका रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ गई? यानी कभी भी बाइसेक्टर किसी के भी बने, आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल। दूसरा आपका ये पूछ लेगा बाइसेक्टर्स ऑफ रेक्टेंगल हैं, तो रेक्टेंगल के बाइसेक्टर से जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था अभी, बाइसेक्टर किसी भी फिगर के निकले उससे आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। या रेक्टेंगल के निकले तो रेक्टेंगल आना ही है, और पैरेललोग्राम के होंगे तो भी आपका रेक्टेंगल ही बनेगा। क्लियर है चीजें आपको? बिल्कुल क्लियर है जी। और कुछ मेरे को लगता नहीं कि बताने योग्य बात है। एक आपको रेक्टेंगल की एक बात बता देता हूं, खासियत सी है ना रेक्टेंगल की। आप बोलोगे कि अगर आप मिड पॉइंट रेक्टेंगल के जोड़ोगे ना, मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल, और उससे जो फिगर बनेगा वो याद रखना कि रोम्बस होगा। ये वो चीजें हैं कई बार थियरी में पूछ ली जाती हैं, आप है ना लगभग बना के देख सकते हो। देखो बाइसेक्टर से तो क्या याद रखना है, चाहे कुछ भी हो रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन अगर मिड पॉइंट हो रेक्टेंगल का तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा जी। और ये आपका वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा यानी मिड पॉइंट्स अगर रोम्बस के होंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल से क्या बनेगा, रोम्बस। जैसे मान के चलो ये आपकी रेक्टेंगल है और इसके मिड पॉइंट मिला दिए, तो इसके मिड पॉइंट से आपका क्या बनेगा, ये फिगर जो है वो ये फिगर आपका रोम्बस होगा। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है तो आपको यही चीज याद रखनी है। क्लियर? एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है। ठीक है 43 मिनट्स हुए हैं। ट्रेपीजियम हम कवर कर सकते हैं, करें? चलिए यहां तक समझ में आ गया सभी भाइयों को? चलिए अब हम जो ले रहे हैं टॉपिक वो ले रहे हैं जी ट्रेपीजियम, जो आपको बेहद ही मुश्किल लगता है। इसके फॉर्मूले आपको कभी याद नहीं रहते और कई फॉर्मूले ऐसे करेंगे जो आपने लगभग पहली बार देखोगे या फिर पहले देख रखे होंगे तो वो याद नहीं हो रहे होंगे, आज हम याद भी कर लेंगे। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम ये होता है जी, आपकी दो साइडें, इस साइड क्या होंगी, पैरेलल। ये जब दो साइडें आमने सामने की, बस दो साइडें पैरेलल हो, ये साइडें पैरेलल ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी? ट्रेपीजियम। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात एक होता है हमने क्या बोला कि ये आपकी साइड्स ए बी सी डी, अगर ये आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है, कई बार एक टर्म यूज करता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम चूंकि है तो भाई पैरेलल तो होगी ही होंगी। अब आइसोसेलेस का मतलब है बिल्कुल सेम, इस साइड भी और उस साइड भी सेम। यानी अगर AD इक्वल्स टू BC आ जाए ना, अगर हमने क्या बोला, अगर AD इक्वल्स टू BC है तो आपके आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। इसको सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। कई बार ये
सिमेट्रिक नहीं होता। ये बस मैंने आपको कॉपचे में बात इसलिए बताई है ताकि आपको ये याद रह पाए। आपने ना सुना हो तो आपको पता लग जाए कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है जिसमें AD इक्वल्स टू BC होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ चीजें देखते हैं। आप बोलोगे भाई साहब अगर चूंकि ये आपकी लाइंस पैरेलल हैं, चूंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, अलग फिगर बनाऊं क्या? चलिए अलग देख लेते हैं ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना आए। ये आपकी ये लाइनें होगी, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं ये एंगल आपका थीटा है, क्योंकि ये लाइन आपकी क्या है पैरेलल, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये सेम जाएगा, यानी ये थीटा तो ये थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है जी। अगर ये थीटा ये 180 माइनस थीटा, और चूंकि ये अलग अलग है, अलग अलग एंगल पे हैं, तो मैं बोलूंगा ये अल्फा है तो ये भी पूरा एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। तो ये एंगल हो गया अल्फा। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा कि आप ये बोलोगे चूंकि ये वाली साइड्स भी क्या थी बराबर, देखो ये वाली साइड्स बराबर थी तो ये इक्वल थी, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इसमें थीटा होगा, और यहां थीटा थीटा ऊपर बराबर होंगे तो हम बोलेंगे यहां भी 180 माइनस थीटा होगा, और यहां भी जो एंगल आपका होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होता है, ये होता है सिंपल ट्रेपीजियम में। कई बार हमें होता है वहम होता है ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा तो नहीं भाई, ये होता है सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है एक बार ट्रेपीजियम बना दो। ये हमने ट्रेपीजियम बना दिया। अब जब आपको बोला ABCD तो ABCD ऐसे चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा जी। इसमें हमें बनाने हैं आपके क्या डायगोनल्स। देखिए ये चीज क्या अब बताने की रह गई कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों साइड सेम है तो डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे, और दोनों अगर इक्वल नहीं है अलग अलग हैं तो भाई डायगोनल नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं इस वाले फिगर में डायगोनल्स की बात करूं तो वो डायगोनल्स इसमें है इक्वल, लेकिन इसमें कोई आड़ा तिरछा है तो इसमें डायगोनल्स नॉट इक्वल होंगे, बस सीधी स्पष्ट बात। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि भाई ये अलग ही फिगर है हमारा जिसमें डायगोनल है D1, एक डायगोनल है D2, ये अपनी साइड्स हैं। ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मूला याद रखना है आपको, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। वो कहता है कि भाई D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। हमने अब तक जो पढ़ा था वो क्या था कि भाई डायगोनल्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, सारी साइड होगा स्क्वायर, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। देखिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या होगा भाई, ये साइडें टिल्टेड हैं तो टिल्टेड साइड्स का स्क्वायर का सम करो, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने कहा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और प्लस कर दो ट्वाइस में जो बची हुई साइड्स हैं, ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD, ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD। क्या बोला हमने, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर टिल्टेड है तो टिल्टेड साइड का स्क्वायर का सम करो, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका स्क्वायर का सम करें और ट्वाइस में इनको जोड़ें, तो हमने आपको याद करवा दिया कि भाई ये चूंकि टिल्टेड हैं इनके स्क्वायर का सम है तो इनमें भी टिल्टेड साइड्स के स्क्वायर का सम होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो प्लस होगा ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD या AB इंटू DC भी कह सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आई? ठीक है जी। और एक चीज और आती है, अलग फिगर बना लेते हैं, अलग अलग फिगर बनाएंगे ना उससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप कंफ्यूज से नहीं होगे। हमने बोला भाई ये जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स ये आपको O पे काटते हैं, ये आपका O हो गया, O पॉइंट। ठीक है, A B C और D। तो आप एक बात बताओ इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखनी है कैंची। अब देखो इस साइड ये कैंची बनेगी, कैंची ऐसे ही तो चलती है, इस साइड ये जो कैंची है यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, OA इंटू OD। क्या बोला मैंने, OA इंटू OD इक्वल होगा आपका इस साइड वाली कैंची के बराबर यानी OB इंटू OC के। तो आपको है ना ये चीज दिक्कत नहीं देगी किसका किसकी मल्टीप्लाई करूं किसकी डिवाइड करूं। ठीक है,
क्या बोला है, ध्यान पूर्वक समझिए। हमने बोला इस साइड वाली कैंची इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो OA इंटू OD, और इस साइड वालों की मल्टीप्लाई कर दो यानी OB इंटू OC। आपको ऊपर वालों की नहीं करनी, कैंची तो भाई ऐसे ही तो चलती है, तो OA इंटू OD इक्वल्स टू OB इंटू OC। क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला हो गया क्लियर। नेक्स्ट इसमें है थोड़े से सारे, लेकिन याद करवाते हुए चलेंगे भाई। हमने ये बोला भाई साहब, ये आपकी ये मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये आपका बिल्कुल बीच वाली लाइन है, यानी ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है यानी कि बिल्कुल ये इसके बीच में से कट रहा है, और अगर ये बीच में से कटेगा ना, ये AB है, ये CD, और इसको मैं EF मान लूं, EF, तो आपसे ये पूछेगा EF की लेंथ बताओ। क्या बताओ? EF की लेंथ। तो आपने क्या बोला, इन दोनों साइडों का सम बाय 2, AB प्लस CD बाय 2 कर देना है। क्या बोला हमने? AB प्लस CD बाय 2। हम ये बोल रहे हैं भाई साहब, ये जब आप बीच वाली बिल्कुल मिड पॉइंट से जाओगे ना और इसकी लेंथ निकालोगे तो AB प्लस CD बाय 2 होगा। क्या इसी फिगर में बताऊं या अगले फिगर में बताऊं? मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर आपके डायगोनल्स ऐसे नहीं, चलिए अलग में ही देखते हैं, अलग से क्या होगा, वही बात कंफ्यूजन वाली नहीं होगी, है ना। आप बोलोगे भाई इतने फिगर बना दिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं है भाई, ये याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये मान के चलो ये आपका ऐसे है, और आपका जो मिड पॉइंट वाला एरिया था ना, वो मिड पॉइंट वाला यहाँ पे कुछ बनता है, ठीक है। मिड पॉइंट ये है भाई, ये मिड पॉइंट है आपके इस सामने वाली साइड के, ठीक है। और ये यहाँ पर P और Q है। यहाँ पर हमें क्या पूछा था? E और F की वैल्यू, और यहाँ पूछ रहा है आपसे PQ की वैल्यू। तो आपको ध्यान देना है PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ होगा जी AB माइनस CD का आधा। ये चीजें लिख लीजिए। ये मोड इसलिए किया है ताकि आप बड़े में से छोटा घटाओ। हमने क्या बोला? अगर ये मिड पॉइंट है तो EF क्या होगा? इन दोनों के सम का आधा। अगर ये मिड पॉइंट है और ये इन वाले पॉइंट्स पे हैं तो PQ की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, ठीक है। ये हम अब यहां अगर EF लिखूंगा ना, तो अब आप समझ जाओगे इस पूरी की लंबाई तो होगी इन दोनों के सम का आधा, और ये बीच वाले इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा। हो गया याद? क्लियर है? ठीक है। अब हमें ये बोला गया कि अगर ये दोनों बीच में ना हो, अगर ये दोनों बीच में ना हो तो क्या होगा? तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब, ये वाली जो लाइन है ये इसको रेशियो में काट रही है, और जो आपका रेशियो है ना, मान के चलो मैं बोलूं ये रेशियो M रेशियो N है, और ये साइड आपकी A है, ये साइड आपकी B है। हमने क्या बोला? रेशियो M रेशियो N है और ये साइड आपकी A और B है। तो आपको इसकी लेंथ बतानी, और लेंथ है EF की लेंथ। तो हमने ये बोला भाई M इंटू N, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। क्या बोलोगे? इस M की इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, M इंटू A प्लस N इंटू B करेंगे, N इंटू B करेंगे, और अपॉन कर देंगे बस M प्लस N। अपॉन क्या करेंगे जी? M प्लस N। ये आपकी EF की वैल्यू आ जाएगी। EF की वैल्यू क्या आएगी? M इंटू A प्लस N इंटू B अपॉन M प्लस N। बात समझ में आएगी नहीं? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, अपॉन में इन दोनों का सम। अब ऐसे ही अगर वही फिगर था हमारा, वही फिगर था, और यहीं पे ले लेता हूं मैं, आप बोलोगे इस PQ की वैल्यू बता दो। अब होज पोज नहीं होगी आपके मन में, है ना, 1% भी मैं होने ही नहीं दूंगा भाई। ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, तो आप PQ पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे वही M इंटू A प्लस N इंटू B, M इंटू A N इंटू B अपॉन, तो M प्लस N रखना ही है, ऊपर सिर्फ आपका माइनस आ जाएगा। हमने उसमें भी यही देखा था कि भाई अगर आप पूरे की लेंथ निकाल रहे हो तो M A प्लस एन बी अपॉन M प्लस N। देखो रेशियो वालों का सम करना, हमेशा साइड का सम नहीं करना है, हमेशा जो रेशियो में दे रखा ना उसका सम। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? PQ में ये हमेशा माइनस होंगे, MA माइनस NB अपॉन M प्लस N। अब आपको याद ना रहे कई बार कि भाई नीचे प्लस ही आएगा या माइनस आएगा, तो एक बात बताओ, जब ये 1 और 1 का रेशियो था तो ये क्या था? A प्लस B बाय 2, 1 प्लस 1 हुआ था ना, 1:1 था एरिया, वो
रेशियो। यहां भी तो 1a-b/2 ही हुआ था, क्योंकि ये रेशियो को तो 1+1 2 ही हुआ होगा। देखो ये रेशियो आपका 1:1 है, यानी इस 1 की मल्टीप्लाई ए बी से, इस 1 की मल्टीप्लाई सी डी से, तो अपॉन क्या लिखा, ये 2 कहां से आया, 1+1 2, इसमें भी 1+1 2 यहां इससे तो आया है रेशियो। मिड पॉइंट का मतलब यही तो है। तो याद रखनी है आपको चीजें कि ई एफ की वैल्यू ये होगी और पी क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी। ये अभी जाके आपका पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का सिर्फ एक फॉर्मूला और रह गया है, उसको और देख लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको लगभग ये चीजें पता भी हैं, है ना। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड बिल्कुल। क्लास देखिए भाई घर वालों का फ़ोन आया हुआ था, उठाना थोड़ा ज़रूरी है, कई बार क्या पता क्या दिक्कत हो जाए ना। ये अपना ट्रेपीजियम क्यों नहीं बन रहा सही, बनी बात, बन गया, ठीक है। माइक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला भाई ये ए बी सी डी, तो एरिया जो होता है ना, एरिया उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी प्लस सी डी, इंटू हाइट। और हाइट आपकी क्या लिखी जाएगी, ये वाली हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ये ए है, ये बी है और हाइट आपकी एच है, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है क्या बोलोगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगी, ए प्लस बी, भाई दोनों की दोनों पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट क्या है, एच। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको है ना मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा। कई बार कैसे होता है, कई बार ये दे देता है आपको, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपको ये बोलेगा कि भाई इसकी जो ये बीच वाली लेंथ है ना, ये दे देगा ई एफ, और ये जो हाइट है ना, ये इसकी वैल्यू दे देगा परपेंडिकुलर की, और पूछ लेगा सीधा डायरेक्ट एरिया। तो क्या मेरे को ये पता है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ए प्लस बी, मतलब दोनों ये ए है ये बी है, ए प्लस बी इंटू एच होता है, बिल्कुल। अब हमें यही तो पता है, ई एफ की वैल्यू क्या निकाली थी अब, ए प्लस बी बाई 2, यानी ये सारा ई एफ ही तो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जो एरिया होगा वो हम ये भी लिख सकते हैं, ई एफ इंटू हाइट एच। तो ये ई एफ हो जाए और इंटू में एच हो जाए, ये आपका एरिया हो जाएगा किसका, ट्रेपीजियम का, ठीक है। उसमें था बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम में, ट्रेपीजियम में क्या होगा, बीच वाली लाइन ले ली, बीच वाली लाइन ने क्या कर दिया ना, दोनों का एक तरीके से एवरेज निकाल दिया, तो ई एफ इंटू एच भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये आपका अब ट्रेपीजियम बिल्कुल सारा का सारा खत्म हो गया है। मेरे को नहीं लगता अब कोई भी चीज इसमें बची हुई है। कोई भी चीज नहीं बची हुई भाई, बिल्कुल। अब एक चीज और देख लेते हैं हम, पॉलीगन्स। सारे के देखो बहुत ही आसान है, कोई तुर्रम खान वाली बात है नहीं पॉलीगन्स में, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे वो आपको देखने हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब होता है वो फिगर अ फिगर हैविंग एन साइड्स, अ फिगर हैविंग एन साइड्स, जिसकी एन साइड्स हो, हमें नहीं पता कितनी साइड्स है, पोली यानी कि एन साइड्स हैं, हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं, तो वो पॉलीगन बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला 3 साइड वाला क्या है, ट्रायंगल, 4 साइड वाली क्या है, क्वाड्रिलेटरल, है ना। 3 साइड्स का आपकी ट्रायंगल होती है, एक बार आप लिख लीजिए, 10 तक मैं बता देता हूं क्योंकि कई बार यूज आ जाता है। 4 साइडों वाला आपका क्या होता है जी, क्वाड्रिलेटरल, जो हम आज पढ़ रहे थे, 3 साइड वाला हम पढ़ चुके हैं। 5 साइड्स का क्या होता है जी, पेंटागन, देखो जुड़ भी रहा है, पेंट यानी पेंटागन। 6 साइड वाला होता है हेक्सागन, यानी जिसकी 6 साइड्स हो। 7 साइड्स का आपका होता है जी हेप्टागन, होता है कि नहीं, हेप्टागन। और अगर हम 8 साइड्स का बोलें तो होता है ऑक्टागन। 7 साइड्स वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हेप्टागन, क्योंकि सभी को याद नहीं रहता।
9 साइड्स वाला कहते हैं जी नोनागन। नोनागन, नैनोगन, नोनागन एक ही बात है, नैनोगन कुछ होता नहीं, ये होता है जी डेकागन। क्या होता है? डेकागन, 10 साइड्स का। अब 11-12 साइड्स का भी होता है, लेकिन वो आपके काम का ही नहीं है, देगा ही नहीं, वो सीधा डायरेक्ट बोलेगा ए फिगर हैविंग 11 साइड्स, अगर कुछ निकालना होगा तो। ठीक है, ये आपके पॉलीगन्स की बात होगी। अब क्या करेगा, ये बोलेगा कि पॉलीगन्स में सारे के सारे ये आपका पॉलीगन फिगर, टॉपिक आपका पॉलीगन ही रहेगा। आपको ये बोलेगा भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बताओ, मेरे को बोला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो ये होता है आपका n-2 इंटू 180 या 180 इंटू n-2। जैसे आपने, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होगा इंटीरियर, आप बोलोगे 3-2 यानी 1 इंटू 180 180, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा, 4-2 यानी 2 इंटू 180 आ गया 360 ऐसे। और ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालो, तो आपको क्या करना है, 6 लिख देना, 6-2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 हो जाएगा आपका 720, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर सम सारे की सारे इंटीरियर एंगल्स का n-2 इंटू 180 है, तो अगर मेरे को ये निकालना हो ईच इंटीरियर एंगल्स, फिगर आपका क्या है सिमेट्रिक, ईच इंटीरियर एंगल, तो आप बोलोगे n-2 इंटू 180 तो सारों का सम है, और अपॉन में मैं n लिख दूं तो एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका कहीं यूज होगा नहीं, ये वाला यूज होगा लेकिन आपको लगेगा नहीं ये इतना बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, अगर आपको बोले कि भाई सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, जो किसी भी टाइप का फिगर हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे वो किसी भी टाइप का फिगर दे दे, मैं कह रहा हूं आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको बोलेगा 100 डिग्री की 100 साइड्स हैं या फिर किसी की 1000 साइड्स हैं, उनका एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। और ऐसे ही अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ईच एक्सटीरियर एंगल बता दो, फिर ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री बाय n, 360 डिग्री में जाएंगे और बाय n कर देंगे। ठीक है, जैसे ऊपर वाला था वैसे ही। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये एक फिगर लूं, एक फिगर ये लिया, कोई भी मान के चलो इस साइड है ये फिगर, ठीक है, और ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, इसमें एक एंगल आपका थीटा होगा और एक एंगल आपका एक्सटीरियर होगा, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ईच, सिर्फ एक की बात करेंगे हम, एक का एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो याद रखना है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल प्लस एक एक्सटीरियर एंगल, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। कई बार दे देता है भाई एक्सटीरियर एंगल 45 है तो एक्सटीरियर बताओ, तो 135 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी, आप लगभग फिगर से भी समझ में आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें थी, ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, वो होती है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, कोई भी फिगर है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं सर n इंटू n-3/2। मान के चले आपको ये बोल दिया कि ओक्टागन है, ओक्टागन, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, तो इसमें n की वैल्यू क्या होती है, 8, क्योंकि साइड्स 8 होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप बोलोगे भाई 8 इंटू 8-3/2, भाई 2 से कटेगा 5 पे, ये 4 पे, 4 पंजे 20, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने हो जाएंगे, 20। तो ये आप याद रखिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी फिगर के क्या होते हैं, n इंटू n-3/2, और किसी भाई ने अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा हो तो उनको याद रखना है nc2-n, ये nc2-n को सोल्व करके यही आएगा बिल्कुल, और मैं जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बताऊंगा ही बाकी। देखिए कैसे आया है ये चीज एक बार देख लीजिए भाई, nc2 का मतलब पता है क्या होता है, n को है ना 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 कम तक, n इंटू n-1 आएगा, अपॉन 2 को बिल्कुल 1 तक ले जाओ, 2 इंटू 1 आएगा,
माइनस आएगा n, ठीक है। अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका यही बात आएगी। देखो ऊपर बनेगा n स्क्वायर माइनस n, माइनस ये इस साइड आएगा तो 2n, अपोन में क्या आएगा 2, तो आप बोलोगे n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। तो जब आपने n कॉमन लिया तो n माइनस 3 बाई 2 ही तो आया, है ना। तो आपको ये याद रखना है, या तो आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा n इंटू n माइनस 3 बाई 2, या फिर होगा nc2 माइनस n। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई ये। और कल से हम अपने आज हैप्पी एंडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। चलिए 1 घंटा 5 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका पेपर आपके नज़दीक है, आने वाला है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमने आज क्लियर कर लिए आपने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसमें हमने लगभग 5 तो फिगर पढ़ी हैं, एक क्वाड्रिलेटरल खुद पढ़ा और एक पॉलीगन की भी कुछ कुछ बातें हमने कर ली, जो कि आपकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से इनको रिवाइज करके आइए। अगली क्लास में, अगली 2 क्लासेस में हम इनके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आए हैं, उनको देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा यार, सब्सक्राइबर्स वगैरह भी बढ़ाओ और बढ़वाओ। जो आपके दोस्त हैं, आपके कजन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो अगर तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, जिन्हें मैथ्स में ये लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं आता, तो एक बार आप उनको बताओ, उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो चैनल। थोड़ा सा अपना भी, अपने सारों का परिवार ये है यूट्यूब चैनल, ये एक अच्छा और बड़ा बन पाए। जितने भी जनों के पास वीडियो जाएंगी उतने जन पढ़ेंगे, उतने ही फायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।